इस वीडियो में हमने मानव सभ्यताओं की शुरुआत कैसे हुई होगी इस पर बात की है और साथ ही आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी को भी समझाया है। हो सकता है आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी गलत हो, लेकिन अभी के लिए ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका की पूर्वी घाटियों में एक नई मानव प्रजाति उभरी, होमो सेपियंस यानी हम। लेकिन माना जाता है कि सबसे पहले इंसानी सभ्यताओं की शुरुआत सिर्फ 12 से 8 हजार साल पहले होने लगी थी। चलिए मान लेते हैं कि शायद आज से 10 हजार साल पहले सबसे पहली मानव सभ्यता की शुरुआत हुई होगी। लेकिन आखिर हम इंसानों को सभ्य बनने में 2,90,000 साल क्यों लग गए, और हम उन लाखों सालों तक आखिर क्या करते रहे जब इंसानी सभ्यता जैसी कोई चीज ही नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंसानी सभ्यताओं के जो एविडेंस मौजूद हैं उनसे भी पुरानी इंसानी सभ्यताएं हो सकती हैं। होमो सेपियंस से पहले होमो इरेक्टस और निएंडरथल जैसी कई मानव प्रजातियां धरती पर रह चुकी थी, लेकिन होमो सेपियंस अलग थे। उनका मस्तिष्क और सोचने की क्षमता, कला और भाषा की समझ उन्हें अलग बनाती थी। होमो सेपियंस की सबसे पुरानी हड्डियां मोरक्को के जेबल इरहाउड में मिली है, लगभग 3 लाख साल पुरानी। अब सवाल ये उठता है कि जब आधुनिक मानव 3 लाख साल पहले से इस धरती पर हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता है कि कोई ऐसी भी सभ्यता रही होगी जो 25,000 साल पुरानी होगी, या 50,000 साल, या उससे भी ज्यादा। आखिरकार जितनी भी सभ्यताएं आज तक पता चली हैं, उनकी प्राचीनता आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर ही तो निर्धारित की जाती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंसानों की सबसे पुरानी सभ्यता के कोई सबूत ही ना बचे हो, या फिर अब तक हमें मिले ही ना हो। होमो सेपियंस का जो भी इतिहास प्रचलित है वो सीधे सीधे आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी से प्रभावित है। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी के अनुसार सारी मानव प्रजातियां अफ्रीका से ही निकली, और आधुनिक मानव होमो सेपियंस भी, जो लगभग 70 से 80 हजार साल पहले अफ्रीका से बाहर निकले। इसका मतलब अफ्रीका से बाहर निकलने के बाद हमें स्थापित होने में लगभग 60 से 70 हजार साल लग गए, और तब जाकर हम सभ्य मनुष्य बने। उसके पहले तक हम यायावर जीवन जीते थे। हमारा कोई एक ठिकाना नहीं था और हम हंटर गैदरर थे। हंटर गैदरर का मतलब होता है शिकार करने वाले, और जंगल से फल, बीज, जड़ या सब्जी इकट्ठा करके जीवन बिताने वाले लोग। तब इंसान खेती नहीं करते थे, घर नहीं बनाते थे, घूमते रहते थे, जहाँ खाना मिलता वहीं रुक जाते थे, जानवरों का शिकार करते और पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करते। ये जिंदगी लगभग 12,000 साल पहले तक चलती रही, जब तक लोग खेती करना नहीं सीख गए। कभी सोचा है कि हम मॉडर्न इंसान असल में आए कहाँ से? आज हम एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो साइंस और हिस्ट्री दोनों का एक जबरदस्त मेल है। ये कहानी है हम सब के ओरिजिन की, यानी इंसानों के शुरुआत की। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मोड इसमें आता है एक औरत की वजह से, जिसे वैज्ञानिक माइटोकॉन्ड्रियल ईव कहते हैं। अब नाम से लगता है जैसे कोई रिलीजियस कहानी हो, लेकिन नहीं, ये पूरी तरह साइंस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। 1980 में वैज्ञानिकों ने ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का परीक्षण किया। ये एक छोटा सा डीएनए होता है जो सिर्फ माँ से बच्चों को मिलता है, और जब उन्होंने दुनिया भर के लोगों का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालाइज किया तो उन्हें एक शॉकिंग बात पता चली। हर जिंदा इंसान का ये डीएनए एक ही औरत तक ट्रेस होता है, जो लगभग 1.5 से 2 लाख साल पहले अफ्रीका में रहती थी। माइटोकॉन्ड्रियल ईव वो औरत थी जिनकी जेनेटिक लाइन यानी डीएनए का एक खास हिस्सा दुनिया के हर इंसान में आज भी जिंदा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पहली औरत थी या उनके अलावा कोई और नहीं था, बल्कि बात सिर्फ इतनी है कि उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो सिर्फ माँ से बच्चों में आता है, अभी तक सब में जिंदा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये औरत तकरीबन 2 लाख साल पहले ईस्ट अफ्रीका में रहती थी, और इसी जगह से हमारी मानव प्रजाति होमो सेपियंस का सफर शुरू हुआ था। इसका मतलब ये है कि अगर आप दुनिया में किसी भी इंसान की वंशावली को उसकी माँ, फिर उसकी माँ की माँ
और इसी तरह आगे माँ से माँ तक ट्रेस करते जाएं तो अंततः सभी लाइनें एक ही महिला पर जाकर मिलेगी और वही महिला माइटोकॉन्ड्रियल ईव है। हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर एक छोटी सी फैक्ट्री होती है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये फैक्ट्री ऊर्जा बनाती है। जो खाना हम खाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया उसे एनर्जी में बदल देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार में इंजन पेट्रोल को पावर में बदलता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ज़्यादातर डीएनए हमें माँ बाप दोनों से मिलते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए सिर्फ माँ से मिलता है। मतलब माँ के सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनका डीएनए सीधा बच्चे में ट्रांसफर होता है। ये पिता से नहीं मिलता और इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होता। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का उपयोग मातृवंश का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये डीएनए नस्लों तक, पीढ़ियों तक बिल्कुल वैसा का वैसा रहता है। इसलिए वैज्ञानिक इसे देखकर हजारों साल पुरानी पीढ़ियों का पता लगा सकते हैं, जैसे डीएनए के रूप में हमारे पुरखों के पैरों के निशान हो। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल ईव के बारे में समझना जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रियल ईव उस समय अकेली महिला नहीं थी जो जीवित थी, उनके साथ और भी कई महिलाएं रही होंगी, लेकिन उन सभी अन्य महिलाओं की वंशज लाइनें जो सिर्फ माँ से बेटी तक चलती है किसी न किसी मोड़ पर खत्म हो गई, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल ईव की वंशज लाइन आज तक चली आ रही है। माइटोकॉन्ड्रियल ईव का सबसे बड़ा संबंध आउट ऑफ अफ्रीका परिकल्पना से है। यह परिकल्पना कहती है कि आधुनिक मनुष्य की उत्पत्ति पूर्वी अफ्रीका में हुई थी, लगभग 2 लाख साल पहले। उसके बाद ये शुरुआती मनुष्य अफ्रीका से बाहर निकले और धीरे धीरे दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल गए, और जहां भी वे गए उन्होंने पहले से मौजूद अन्य मानव प्रजातियों जैसे निएंडरथल का स्थान ले लिया। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अध्ययन ने इस परिकल्पना को बहुत मजबूती दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफ्रीका में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की विविधता दुनिया के किसी भी अन्य क्षेत्र से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि मानव आबादी अफ्रीका में सबसे लंबे समय से मौजूद है, जिससे वहाँ ज़्यादा आनुवंशिक भिन्नताएं, जेनेटिक वेरिएशंस जमा हो पाई हैं। माइटोकॉन्ड्रियल ईव का अफ्रीका में पाया जाना इसी बात की पुष्टि करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल ईव हमारी मातृवंश की सबसे हाल की साझा पूर्वज है, वैसे ही पुरुषों में वाई क्रोमोसोमल एडम पितृवंश का सबसे हाल का साझा पूर्वज है। यह वह पुरुष है जिससे आज जीवित सभी पुरुषों का पितृवंश जुड़ा हुआ है। वाई क्रोमोसोम केवल पिता से बेटे में आता है। यह दिलचस्प है कि माइटोकॉन्ड्रियल ईव और वाई क्रोमोसोमल एडम एक ही समय में जीवित नहीं थे। उनके जीवित रहने की अनुमानित अवधियां अलग अलग है। हालांकि कुछ अध्ययनों ने ये सुझाव दिया है कि वे कुछ हजार सालों के भीतर ओवरलैप कर सकते हैं। आमतौर पर वाई क्रोमोसोमल एडम माइटोकॉन्ड्रियल ईव से थोड़ा पहले समय में जीवित था। यह इस बात को दर्शाता है कि आनुवंशिक वंशावली कैसे काम करती है। एक विशिष्ट वंश जैसे मातृवंश या पितृवंश कुछ कारणों से दूसरों की तुलना में अधिक सफल हो सकता है, भले ही उस समय कई अन्य लोग भी जीवित हों। माइटोकॉन्ड्रियल ईव से आगे की कहानी हैप्लोग्रुप्स में विकसित होती है। हैप्लोग्रुप्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में होने वाले खास म्यूटेशंस के आधार पर मानव आबादी के समूह होते हैं। ये म्यूटेशंस पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होते रहते हैं और हमें एक तरह का जेनेटिक निशान देते हैं। वैज्ञानिक इन हैप्लोग्रुप्स का अध्ययन करके यह पता लगाते हैं कि विभिन्न मानव आबादी अफ्रीका से कैसे बाहर निकली और दुनिया भर में कैसे फैली। हर बड़ा हैप्लोग्रुप जैसे LMNR आदि एक विशेष माइटोकॉन्ड्रियल ईव या वाई क्रोमोसोमल एडम के वंशज से शुरू हुआ, जो उस बड़े समूह की संस्थापक पूर्वज बन गए। ये हैप्लोग्रुप्स एक बड़े परिवार वृक्ष की शाखाओं की तरह है, जहां माइटोकॉन्ड्रियल ईव या वाई क्रोमोसोमल एडम उस वृक्ष की जड़ की तरह है। हर शाखा एक अलग भौगोलिक क्षेत्र या आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के लिए लगभग सभी गैर अफ्रीकी लोगों में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रियल हैप्लोग्रुप L3 से उतरे हैं, जिसका मतलब है कि अफ्रीका से बाहर निकलने वाली आबादी इसी L3 हैप्लोग्रुप से संबंधित थी। भारत में विभिन्न प्रकार के हैप्लोग्रुप्स पाए जाते हैं, जो दिखाते हैं कि मानव प्रवास की कई लहरें यहाँ आई और आबादी में मिल गई।
सरल शब्दों में हैप्लोग्रुप्स डीएनए के ऐसे समूह हैं जो एक सामान्य पूर्वज से विरासत में मिले होते हैं। उनमें कुछ खास जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं। ये म्यूटेशंस समय के साथ डीएनए में स्वाभाविक रूप से होते रहते हैं। जब एक म्यूटेशंस होता है और अगली पीढ़ी में चला जाता है तो यह उस वंश लाइनेज का एक निशान बन जाता है। जब किसी व्यक्ति में एक नया म्यूटेशन होता है तो वह म्यूटेशन उसके बच्चों और फिर उन बच्चों के बच्चों में चला जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवर्तन एक विशेष पैटर्न बनाते हैं। जिन लोगों में वही म्यूटेशंस या म्यूटेशंस का समूह पाया जाता है वे एक ही हैप्लोग्रुप के सदस्य माने जाते हैं। जैसे जैसे प्राचीन मानव आबादी अफ्रीका से बाहर निकली और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैली, विभिन्न म्यूटेशंस अलग अलग समूहों में दिखाई दिए। ये म्यूटेशंस हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कौन सी आबादी कहाँ से आई और उन्होंने क्या रास्ते अपनाए। हैप्लोग्रुप्स का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। हैप्लोग्रुप्स हमें दिखाते हैं कि हमारे पूर्वज अफ्रीका से कैसे निकले और दुनिया के अलग अलग कोनों में कैसे फैले। उदाहरण के लिए अधिकांश गैर अफ्रीकी आबादी में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए हैप्लोग्रुप L3 से उतरे हैं, जो लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका से हुए बड़े प्रवासन का संकेत देते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले विशिष्ट हैप्लोग्रुप्स उन रास्तों को उजागर करते हैं जिनसे मानव आबादी ने नई भूमि को आबाद किया। हैप्लोग्रुप्स हमें यह जानने में मदद करते हैं कि विभिन्न आबादी समूहों का आपस में क्या संबंध है, वे अलग कब हुए और वे एक दूसरे के साथ कैसे मिले। उदाहरण के लिए यूरोप में हैप्लोग्रुप H बहुत आम है, जो यूरोप के प्रारंभिक बसने वालों और बाद में खेती के प्रसार से जुड़ा है। जो लोग अपनी व्यक्तिगत वंशावली में रुचि रखते हैं उनके लिए डीएनए परीक्षण अक्सर उनके माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए और वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप्स की पहचान करते हैं। यह उन्हें अपनी मातृ और पितृवंश के प्राचीन इतिहास और भौगोलिक मूल को समझने में मदद करता है। यह बता सकता है कि आपके दूर के पूर्वज अफ्रीका से कब निकले, यूरोप या एशिया में कहाँ बसे या अमेरिका में कब पहुंचे। माइटोकॉन्ड्रियल ईव और हैप्लोग्रुप्स की कहानी बहुत पुराने समय की है, लेकिन ये यहीं खत्म नहीं होती। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे हम इंसान अफ्रीका से निकले और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए, चुनौतियों का सामना किया और आज जैसे हम हैं वैसे बने। यह सिर्फ डीएनए की बात नहीं, बल्कि ये हमारे पूरे मानव इतिहास की कहानी है। सोचिए, आज से लाखों साल पहले जब हमारी माइटोकॉन्ड्रियल ईव अफ्रीका में थी तब दुनिया बिल्कुल अलग थी। आज जो देश और शहर हैं वो नहीं थे, बस इंसान थे जो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे और खाने की तलाश में घूमते थे। हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से मॉडर्न ह्यूमंस यानी हम लोग होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकलना शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 60 से 70 हजार साल पहले कुछ इंसानों का एक छोटा सा ग्रुप अफ्रीका से निकला। क्यों निकले? हो सकता है क्लाइमेट बदला हो, खाने की कमी हुई हो या बस नई जगह खोजने की उत्सुकता रही होगी। रास्ता क्या अपनाया? ज्यादातर रिसर्च बताते हैं कि वे मिडिल ईस्ट, आज के सऊदी अरब, इजराइल और जॉर्डन वगैरह के रास्ते बाहर निकले। उस समय लाल सागर के पास का इलाका शायद ज्यादा सूखा नहीं था और वहां से निकलना आसान था। यहाँ से छोटे छोटे ग्रुप्स अलग अलग दिशाओं में फैलना शुरू हुए। कुछ लोग एशिया की तरफ बढ़े, धीरे धीरे वे साउथ ईस्ट एशिया जैसे आज के इंडोनेशिया, मलेशिया और फिर ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचे। सोचिए, आज से लगभग 50,000 साल पहले नाव या किसी तरह के तैरने वाले साधन से समुद्र पार करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचना कितना बड़ा काम रहा होगा। इंसान की कुछ और लहरें मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप में गई। ये शुरुआती शिकारी थे जो जानवरों का शिकार करके फल फूल इकट्ठा करके जीते थे। इंसान सबसे अंत में अमेरिका पहुंचे और यह सबसे रोमांचक हिस्सा है। माना जाता है कि आज से सिर्फ 15 से 20 हजार साल पहले कुछ लोग साइबेरिया से एक लैंड ब्रिज को पार करके नॉर्थ अमेरिका पहुंचे। यह लैंड ब्रिज तब मौजूद था जब समुद्र का स्तर कम था और एशिया और अमेरिका जुड़े हुए थे। उस लैंड ब्रिज को पार करने के बाद वहां से वे पूरे अमेरिका महाद्वीप में फैल गए, जहां से आज के नेटिव अमेरिकन लोगों के पूर्वज बने। जब ये इंसान अलग अलग जगहों पर जा रहे थे तब दुनिया का क्लाइमेट लगातार बदल रहा था। कभी बहुत ठंडी होती तो कभी बर्फीले युग आते थे और कभी गर्मी बढ़ जाती थी।
ठंडे इलाकों में रहने के लिए इंसानों को नए कपड़े बनाने पड़े, आग का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ा और ऐसी गुफाएं या शेल्टर खोजने पड़े जहां वे सुरक्षित रह सकें। अलग अलग क्लाइमेट का मतलब था अलग अलग तरह के जानवर और पेड़ पौधे। इंसानों को ये सीखना पड़ा कि कहाँ क्या मिलेगा और कैसे शिकार करना है और कैसे इकट्ठा करना है। समय के साथ इंसानों के शरीर में भी छोटे मोटे बदलाव आए जो उन्हें अलग क्लाइमेट में रहने के लिए मदद करते थे। जैसे ठंडे इलाकों में गोरी त्वचा ज़्यादा विटामिन डी बना पाती है, जबकि धूप वाले इलाकों में काली त्वचा धूप से बचाव करती है। जब हमारे पूर्वज अफ्रीका से बाहर निकले तो वे अकेले नहीं थे। दुनिया के कुछ हिस्सों में पहले से ही इंसान की कुछ और प्रजातियां रहती थी। जैसे निएंडरथल्स यूरोप और एशिया में थे और डेनिसोवान्स एशिया में थे। वैज्ञानिकों को अब पता चला है कि हमारे पूर्वज इन दूसरी प्रजातियों के साथ मिले जुले, यानी उन्होंने एक दूसरे के साथ बच्चे पैदा किए। आज भी यूरोप और एशिया के ज्यादातर लोगों के डीएनए में निएंडरथल डीएनए का थोड़ा सा हिस्सा लगभग 1 से 4% मिलता है। कुछ एशियाई लोगों में डेनिसोवन डीएनए भी मिलता है। ये दिखाता है कि हमारी कहानी सिर्फ एक प्रजाति की नहीं है, बल्कि ये कई प्रजातियों के मिलने जुलने की भी है। लगभग 10,000 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसे कृषि क्रांति कहते हैं। पहले इंसान घूम घूम कर शिकार करते थे और फल फूल इकट्ठा करते थे। फिर इंसानों ने पौधों को उगाना और जानवरों को पालना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। जब आप खेती करते हैं तो आपको एक जगह रुकना पड़ता है। इससे स्थायी गांव बने और धीरे धीरे यही गांव बड़े शहरों में बदल गए। खेती से ज्यादा खाना मिलने लगा, आबादी बढ़ने लगी और लोगों के बीच नए तरह के रिश्ते बने। व्यापार शुरू हुआ, समाज में काम बढ़ गए और धीरे धीरे आज जैसे समाज हैं उनकी नींव पड़नी शुरू हुई। हमने देखा कि कैसे इंसान अफ्रीका से बाहर निकले और दुनिया भर में फैले। इस पूरी यात्रा का ज्यादातर हिस्सा उन्होंने हंटर गैदरर के तौर पर ही बिताया। ये हमारे अस्तित्व का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण दौर था। इंसान लगभग 25 लाख सालों से भी ज्यादा समय तक हंटर गैदरर के रूप में रहा। सोचिए ये कितना लंबा समय है। जब हमारे सबसे शुरुआती पूर्वज धरती पर आए तभी से वे जानवरों का शिकार करके, मछलियां पकड़कर और पेड़ पौधों से फल सब्जियां इकट्ठा कर कर अपना गुजारा करते थे। जब आधुनिक मनुष्य होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में उभरे, तब से लेकर 10,000 साल पहले तक वे भी मुख्य रूप से हंटर गैदरर ही थे। यह जीवन शैली लगभग 10 से 12,000 साल पहले तक जारी रही, जब कुछ जगहों पर इंसान ने खेती करना शुरू किया। तो हमारे अस्तित्व का 95% से ज्यादा हिस्सा हंटर गैदरर के रूप में ही बीता। ये वो दौर था जब इंसान ने औजार बनाना, आग का इस्तेमाल करना सीखा, भाषा विकसित की। वे छोटे छोटे समूहों या कबीलों में रहते थे और लगातार खाने की तलाश में घूमते रहते थे। हंटर गैदरर जीवन से सभ्यताओं की ओर बढ़ना मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था, जिसे कृषि क्रांति, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन या नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। लगभग 10 से 12,000 साल पहले दुनिया के कुछ हिस्सों में इंसान ने जंगली पौधों जैसे गेहूं, जौ, चावल और मक्का को पहचानना और उन्हें खुद उगाना सीखा। साथ ही उन्होंने कुछ जंगली जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं था, बल्कि धीरे धीरे हुआ। शायद पहले उन्होंने सिर्फ बीजों को फेंकना सीखा और फिर बाद में व्यवस्थित तरीके से खेती करने लगे। हंटर गैदरर्स को खाने की तलाश में घूमना पड़ता था, लेकिन जब इंसान ने खेती करना शुरू किया तो उसे अपने खेतों की देखभाल के लिए एक ही जगह पर रुकना पड़ा। इससे छोटे छोटे गांव बसने लगे। लोग झोपड़ियां या मिट्टी के घर बनाकर रहने लगे। ये इंसान का पहली बार एक स्थायी घर बनाना था। जब खेती सफल हुई तो इंसान एक बार में अपनी जरूरत से ज्यादा खाना पैदा करने लगा। यह बहुत बड़ा बदलाव था। अब हर किसी को खाने की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ता था। कुछ लोग खेती करते थे और उनके पास इतना खाना होता था कि वे दूसरों को भी खिला सके। जब खाने की अधिकता हुई तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते थे जिन्हें खेती करने की जरूरत नहीं थी, वे दूसरे काम कर सकते थे। कुछ कारीगर बने जो औजार, बर्तन या कपड़े बनाते थे। कुछ घर और स्टोरेज एरिया बनाते थे। कुछ लोग ग्रुप को मैनेज करने वाले लीडर्स बन गए।
इसे काम का बंटवारा और विशेषज्ञता कहते हैं। समाज में अलग अलग काम करने वाले लोग आ गए। निश्चित भोजन आपूर्ति और एक जगह रहने से जनसंख्या बढ़ने लगी। जब ज्यादा लोग एक साथ रहते हैं और अलग अलग काम करते हैं तो समाज और जटिल हो जाता है। नियमों की जरूरत पड़ती है, चीजों का हिसाब किताब रखना पड़ता है और झगड़ों को सुलझाने के लिए किसी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इन बड़े और जटिल गांवों से ही धीरे धीरे पहले शहर उभरे। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि व्यापार, धर्म और प्रशासन के केंद्र थे। इन्हीं शहरों में लगभग 8 से 10 हजार साल पहले पहली सभ्यताओं की शुरुआत हुई होगी, खासकर नदियों के किनारे वाले उपजाऊ इलाकों में, जैसे सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया और मिस्र। इन सभ्यताओं में सरकारें थी, लिखने का तरीका था, बड़े बड़े भवन थे और सामाजिक संगठन था। इस तरह लाखों सालों के शिकारी जीवन जीने के बाद खेती ने इंसान को एक जगह बसाया। खाने की समस्या कुछ हद तक हल हुई और इससे समाज में नए काम, नई जरूरतें और नई व्यवस्थाएं पैदा हुई, जिन्होंने सभ्यताओं की नींव रखी। अगले वीडियो में हम इन्हीं शुरुआती सभ्यताओं के बारे में और जानेंगे।